हेलो क्रिवेंजर्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है क्रिवेंजर्स। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, पर नाम में क्या रखा है। कंटेंट अच्छा हो तो नाम आपको ज़रूर पसंद आ ही जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के एंडिंग में एवेंजर्स एंड गेम रिलेटेड न्यूज़ है, तो आखिरी तक बने रहिएगा। नाउ लेट्स डू दिस। मार्वल की शुरुआत की थी मार्टिन गुडमैन ने 1939 में, और उसका नाम रखा था टाइमली कॉमिक्स। इसी टाइमली कॉमिक्स पब्लिकेशन में जो पहली कॉमिक्स पब्लिश हुई थी उसका नाम था मार्वल कॉमिक्स इशू 1, और इसके लीड कैरेक्टर्स थे ह्यूमन टॉर्च और नेमर। ये ह्यूमन टॉर्च वो नहीं है जो हमें फैंटास्टिक फोर में दिखता है, पर ये नेमर वही नेमर है जो आज भी हमें कॉमिक्स में दिखता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में जैक कर्बी और जो साइमन ने मिलकर एक कैरेक्टर तैयार किया जो हिटलर और उसके नाजी लोगों से लड़ता था, जिसका नाम था कैप्टन अमेरिका। मेरी हिस्ट्री कमज़ोर है तो कृपया नाजी के बारे में पूछकर मुझे और खुद को शर्मिंदा ना करें। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर हीरोज़ की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट हुई, जिसकी वजह से कॉमिक सेल्स कम हो गई। 1950 में मार्वल ने अपना नाम टाइमली कॉमिक्स से चेंज करके एटलास कॉमिक्स रख दिया, और उन्होंने अपने सुपर हीरोज़ को रीइंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। पर डूबने वाले को कौन बचा सकता था? डीसी ने भी 1954 में अपने कैरेक्टर्स को रीइंट्रोड्यूस करना शुरू किया, और उनकी दुकान चल पड़ी। मार्वल भी फिर से बढ़ना चाहता था, इसलिए एटलास कॉमिक्स ने अपना नाम चेंज करके मार्वल कॉमिक्स रख दिया। जितने बार इन्होंने अपने नाम चेंज किए उतने तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है। एनीवेज, इसके बाद मार्वल तैयार था अपनी बड़ी इनिंग्स के लिए, जो कि हुई भी जब स्टैनली ने जैक कर्बी और स्टीव डिट्को के साथ मिलकर कुछ ग्रेट कैरेक्टर्स को जन्म दिया, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी कई सारे नाम हैं इस लिस्ट में। और इसी वजह से 1961 से 1963 को मार्वल का सिल्वर एज भी कहा जाता है। 1992 के बाद मार्वल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उनके 7 मोस्ट प्राइज्ड आर्टिस्ट स्टूडियो छोड़ के चले गए थे और उन्होंने इमेज कॉमिक्स को ज्वाइन कर लिया था। और 1996 में तो मार्वल को बहुत बड़ा झटका लगा। कंपनी का दिवालिया निकल गया था। कंपनी बैंकरप्सी में चली गई थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके कंटेंट में यूनिकनेस की कमी। पर आप टेंशन ना लें, हमारे कंटेंट में यूनिकनेस की कमी कभी नहीं होगी। और बैंकरप्सी की एक और बड़ी वजह मानी जाती है कंपनी के ओनर्स का फ्रीक्वेंटली चेंज होना। 1997 में टॉय बीज नाम की कंपनी ने मार्वल को खरीदकर उसका नाम मार्वल एंटरप्राइज रख दिया, जो कि बाद में चेंज होकर मार्वल एंटरटेनमेंट बन गया। कंपनी की खस्ता हालत को देखते हुए उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को सेल करने का डिसीजन लिया। इनकी स्टोरी तो अरिजीत के गानों से भी सैड है यार। और इनके कैरेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह हुआ। ब्लेड गया न्यू लाइन सिनेमा को, एक्समैन फैंटास्टिक फोर्स एक्स फोर्स गए 20th सेंचुरी फॉक्स को, स्पाइडरमैन गया सोनी को, और हल्क गया यूनिवर्सल को। पर मार्वल ने कंपनीज के सामने शर्त रखी कि इन कैरेक्टर्स को लेके उन्हें एक मूवी हर साल बनानी होगी, और अगर वो नहीं बना पाते हैं तो ये कैरेक्टर्स मार्वल के पास वापस आ जाएंगे। पर जैसे हर रात के बाद दिन होता है, कुछ इसी तरह 2003 में मार्वल ने खुद को स्टूडियो बनाने के बारे में सोचा, और 5 साल की कड़ी मेहनत और प्लानिंग के बाद 2008 में उन्होंने खुद के स्टूडियो से पहली मूवी रिलीज की, जिसका नाम था आयरन मैन। और वो मूवी कितनी बड़ी सक्सेस थी वो तो आपको भी पता है। यूनिवर्सल हल्क को लेकर हर साल एक मूवी बनाने में नाकाम रही, इसीलिए मार्वल को हल्क के प्रोडक्शन राइट्स तो मिले, पर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अभी भी यूनिवर्सल के पास थे। इसलिए जब मूवी द इनक्रेडिबल हल्क 2008 में आई तो उसे बनाया तो मार्वल ने था, पर उसे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल ने किया था। मार्वल को इस मूवी के प्रॉफिट का हिस्सा यूनिवर्सल को देना पड़ा, जबकि यूनिवर्सल का इस मूवी को बनाने में कोई योगदान नहीं था। इसके बाद मार्वल ने हल्क की सारी स्टैंड अलोन मूवीज कैंसिल कर दी, और कुछ निजी कारणों की वजह से लीड एक्टर को भी चेंज कर दिया गया। मार्वल अब खुद के सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा था, जहाँ पर उनकी सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड थी, और इस यूनिवर्स को नाम दिया गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स।
2009 में डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया। नहीं, मतलब अच्छी चीज़ें किसे नहीं पसंद। अब ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बड़ा होने लगा था। एमसीयू की मूवीज़ तो एक दूसरे से कनेक्टेड थी ही, फिर उन्होंने टीवी सीरीज़ भी बनाना शुरू कर दिया और ये सारे इवेंट्स एक ही यूनिवर्स में हो रहे थे। इन टीवी सीरीज़ में कुछ नए कैरेक्टर्स की स्टोरीज और कुछ मूवीज़ के ही कैरेक्टर्स की एक्सटेंडेड स्टोरीज देखने को मिली, जैसे कि एजेंट्स ऑफ शील्ड, डेयरडेविल, द पनिशर, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट और ल्यूक केज। और तो और हमें मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में टीम अप्स भी देखने को मिले, जैसे कि मूवीज़ में द एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और टीवी सीरीज़ में द डिफेंडर्स और इनह्यूमन्स। 2015 में मार्वल और सोनी के बीच एक डील हुई। स्पाइडरमैन, जिसे अब सोनी ओन करता था, वो एमसीयू में दिख सकता था, बट शर्त ये थी कि उसकी स्टैंड अलोन मूवीज सोनी ही बनाएगा और उसका प्रॉफिट भी सोनी ही रखेगा। पर टीम अप मूवीज के लिए स्पाइडरमैन एमसीयू में दिख सकता था और ऐसे हुई हमारे मक्कड़ मानव की घर वापसी। ये मार्वल और हम फैंस के लिए बड़ा ही मंगल अवसर था। सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर्म होने की शुरुआत से ही मार्वल फॉक्स से अपने कैरेक्टर्स वापस लेने की कोशिश में लगा हुआ था, बट फॉक्स भी अड़ियल था। वो मार्वल को कैरेक्टर्स वापस कतई नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक्स-मैन और डेडपूल उसके लिए किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं थे। तो डिज्नी, जो अब मार्वल को ओन करती थी, उसने पूरे के पूरे फॉक्स स्टूडियो को ही खरीद लिया। और इस वजह से डिज्नी को फॉक्स के टीवी चैनल्स, मूवी स्टूडियो और भी कई फॉक्स के एसेट्स मिले। क्या पता ये लोग किसी दिन पूरे डीसी यूनिवर्स को ही ना खरीद ले। सो गाइस, आप आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपको बिग थैंक्स। एवेंजर्स एंड गेम को हार्डली 1.5 मंथ्स ही बाकी है और काफ़ी लोगों को एंड गेम क्या है ये भी नहीं पता, पर वो लोग ये मूवी देखना ज़रूर चाहते हैं। ये मूवी 21 मूवीज़ का कंक्लूजन है और हम इन 21 मूवीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एंड गेम मैराथन नाम की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अगर आपको हमारा फ्यूचर वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिख रहा है, फोड़ देना।